अब तो इसका भी मीनिंग आ रहा है, उसका तो पहले भी था, अब इसका भी आ रहा है। अब इसको उसकी जरूरत है, उसको इसकी जरूरत नहीं। अगर इसके बाद वर्ब आती है तो वो आईएनजी की फॉर्म में ही होगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस देन को हटा दें यहाँ से। कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कंडीशन बताती है उसके साथ में विल नहीं आ सकता, क्योंकि वो रियल सिचुएशन नहीं है, अनरियल सिचुएशन। Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we are going to discuss these complex sentences for your IELTS writing, especially for your IELTS writing task 2. तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So in this video we would discuss only 4 to 5 sentences. सारे इस वीडियो में इस पार्ट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज शुरुआत की कुछ स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स जो होते हैं इसके, बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू हम करेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको तभी क्लियर हो पाएगा कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा सिंपल है। तो वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट इनसे शुरू करवाऊं, तो फिर वो मजे वाली बात नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप ऊपर ऊपर से सीखोगे, और ऊपर ऊपर से नहीं, नीचे नीचे से भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो फिर बिल्कुल बेसिक्स से ही बात करते हैं। एज यू नो देयर आर 4 राइटिंग पैरामीटर्स टू जज टू चेक योर आइल्स राइटिंग। क्या है? फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स, जो आप जानते हो कि आपके आइडियाज रेलेवेंट होने चाहिए। सेकेंड इज आवर कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये भी वैसे तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि आपके आइडियाज, आपके जो सेंटेंसेस, आपके पैराग्राफ्स, वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। इट मींस दिस। थर्ड इज आवर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको GRA बोल देते हैं, है ना, कि आपकी ग्रामर जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी ग्रामेटिकल रेंज। ये क्या होती है, इसी के लिए हम आज जैसे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अभी आते हैं इस पे। फोर्थ इज लेक्सिकल रिसोर्स, मींस योर वोकैब मस्ट बी गुड, ओके। तो लेट्स कम टू आवर दिस ग्रामेटिकल रेंज। सपोज आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक है, आप एडवांस से एडवांस एरर भी नहीं कर रहे, एवरी सिंगल थिंग इज परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, इट इज वेल एक्यूरेट। So do you think you will get full out of full in terms of grammar? No, still you will not get full out of full, because something is missing, and what is missing? Our grammatical range is missing, okay. ओवरऑल आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जरूर ट्राई करने। तो ये तो थे आपके 4 पैरामीटर्स। तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं, ग्रामेटिकल रेंज के अंदर, ओके। चलो, तो दीज आर 3 सेंटेंसेस। तो आपको देखना है इनमें से सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। चलो देखना क्या है, दिस इज वेरी ऑब्वियस, मैं बता ही देता हूँ, आप भी समझ ही गए होंगे देख के। दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस, जो शुरुआत के 2 सेंटेंसेस हैं। ही प्लेज फुटबॉल और दूसरा सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट। दिस इज सिंपल। दूसरा सेंटेंस टाइप क्या होता है, इससे जो अच्छा होता है थोड़ा सा, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस भी हमको ट्राई करने हैं, और जो आप करते ही हो, ओके। जैसे कि ये 2 हैं, इन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं। कंपाउंड का मतलब ही होता है किसी 2 चीजों को मिक्स कर देना, केमिस्ट्री में भी होता है मिश्रण हो जाना, है ना। तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है और सेंटेंस लिखा है ही प्लेज फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट। क्लियर? तो ये जब ये कॉमन था, ही प्लेज, तो हमने एक बार लिख लिया, दिस इज आवर कंपाउंड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो व्हाट शुड बी द आंसर। अभी तो खैर आप देख पा रहे हो, बट व्हेन आई आस्क द सेम इन क्लास, तो कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ नहीं। तो इसी सेम चीज को बोलने का देखो, एक तरीका ये था फर्स्ट वाला, फिर ये था, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। ये ऑल्सो एंड में हो सकता है, इस सेंटेंस के एंड में he plays not only cricket but football also। वैसे also एंड में नहीं आता, बट हाँ यहाँ चल जाती है बात, ओके। तो दिस इज आवर सिंपल, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये ट्राई करने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही ट्राई करने हैं, उसमें सिंपल भी होने चाहिए, कंपाउंड भी होने चाहिए, सारे सेंटेंसेस होने चाहिए मिक्स। तो सिंपल तो हम वैसे भी लिख ही लेते हैं, तो वी हैव टू ट्राई फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। इससे बात आपके समझ आई होगी जरूर, अगर फिर भी नहीं आई है तो ये 3 सेंटेंसेस और हैं अगेन। सो फर्स्ट है ही हैज मनी और ही इज नॉट हैप्पी। ये 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों किसमें आएंगे, आपका सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उसकी कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, ये मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इट मींस दिस इज आवर कंपाउंड। और ये थर्ड है आपका फाइनली कॉम्प्लेक्स। तो एक तरीका तो ये हुआ बोलने का, मैंने बोला ही हैज मनी, ही इज नॉट हैप्पी। दोनों को मिक्स कर देंगे, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, ही हैज मनी बट स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, या बट ही इज नॉट हैप्पी, स्टिल आ गया और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, फिर भी वह खुश नहीं। और सेम जैसे इसमें भी सेम था, सेकंड में भी सेम था, और थर्ड में भी सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, लिखने का और बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। देखो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही इज नॉट हैप्पी, तो मीनिंग में क्या कोई बदलाव है? बिल्कुल भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है,
के बावजूद, कि पैसे होने के बावजूद भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं। सो दीज आर आवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, चलो इसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिक क्या है वो हम समझते हैं। एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू नो व्हाट क्लॉज इज। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज कुछ नहीं होता, सिंपली एक सेंटेंस ही होता है जिसमें मिनिमम, कम से कम एक सब्जेक्ट है और एक आपकी वर्ब गिवन है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे आपने मेरे से पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने बोला यस आई डू, तो मैंने इतना बोला आई डू, तो क्या मेरा आंसर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, आपको पता चला कि मैं ये काम करता हूं। ओके, और क्लॉज में जैसे मैंने अभी तक क्या बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो चलो सिमिलरली एक मैंने ये सेंटेंस लिया है नीचे, तो ये आपने बताना है ये क्लॉज है या नहीं है। आपने मेरे से क्वेश्चन किया डू यू प्ले चेस, एक आंसर तो मैंने ये किया यस आई डू, वो क्लॉज है क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। एक मैंने ये आंसर किया, तो इसमें बताओ मेरा आंसर क्लियर है या नहीं, पढ़ो इसको। समटाइम्स आई अलोंग विद माय फादर इन द मॉर्निंग एट कर्न स्टेडियम, यहीं पे खत्म है बात। तो क्या मेरा आंसर क्लियर है? क्या आपको पता चला मैं चेस खेलता हूं या नहीं? बिल्कुल नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? बिकॉज समथिंग इज मिसिंग, एंड व्हाट इज मिसिंग? आवर वर्ब इज मिसिंग। तो सब्जेक्ट तो रहा ये आई, वर्ब कहाँ है इसमें? कुछ पता ही नहीं है। तो अनलेस द वर्ब कम्स, जब तक वर्ब नहीं आती है उसको हम क्लोज नहीं कंसीडर कर सकते। सो दिस इज आवर लाइक फ्रेज, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट आवर क्लोज। तो यहां तक क्या बात समझ आई है? क्लोज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रिक्वायर्ड है। ओके, क्लोज के टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वर्ड से ही क्लियर है, व्हाट डज इट मीन? डिपेंडेंट मीन्स जो किसी पे डिपेंड हो। इंडिपेंडेंट ये भी वर्ड से ही क्लियर है कि जो किसी पे डिपेंड ना हो। ओके, इसी को इंडिपेंडेंट को मेन क्लोज भी बोलते हैं कुछ लोग, और इसी को प्रिंसिपल क्लोज भी बोला जाता है। ओके, बट मैं यहाँ इसको बोलूंगा इंडिपेंडेंट क्लोज, वैसे बात एक ही है। ओके, तो ये तो था, इस स्लाइड से हमें पता चला कि क्लोज क्या होता है और क्लोज के टाइप्स क्या है। चलो आगे आ जाते हैं फिर। क्लोज में और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सेंटेंस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य, और क्लोज होता है जिसके लिए हिंदी में वर्ड हम यूज करते हैं उपवाक्य, मीन्स वाक्य का ही एक पार्ट। सेंटेंस का फर्दर पार्ट होता है आपका क्लोज। तो एक सेंटेंस में काफी सारे क्लोज हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता, दूसरा फुल स्टॉप नहीं आ जाता, तब तक वो एक ही सेंटेंस होता है। जैसे ये यहां से यहां तक कोई फुल स्टॉप नहीं आया, एंड में आया, तो ओवरऑल कलेक्टिवली ये आपका एक ही सेंटेंस है। बट हाँ, इसमें काफी सारे क्लोज हो सकते हैं, एक से ज्यादा। एग्जाम्पल कैसे है? जैसे मैंने लिखा देखो, नाउअडेज ही प्लेस डेली। क्लोज में क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक पेयर ये रहा हमारा दूसरा। बिकॉज ही हैज टेकन, तो दूसरा पेयर हो गया हमारा ये ही हैज टेकन, दो क्लोज हो गए। ऑल हिज एग्जाम्स बट ही नेवर प्लेस विद मी, तो ही नेवर प्लेस, ही प्लेस, ये एक सब्जेक्ट वर्ब, थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड क्लोज। थर्ड, इवन इफ देयर इज नो वन इन द ग्राउंड, तो नो वन और इज एक और पेयर ये। तो टोटल कितने हो गए इसमें? 4 क्लोजेस। बट ये सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस तो एक ही है। क्लियर? तो सेंटेंस और क्लोज में क्या डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर है होपफुली। चलो आगे आ जाते हैं फिर। जी, जो भी मैंने आपको बताया था कि एक क्लोज होता है डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, उसके एग्जांपल्स क्या हैं? दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो पहले ये इधर वाले पढ़ेंगे, सिर्फ डिपेंडेंट। तो इसमें है आपका फर्स्ट इज इफ यू डू नॉट स्टडी। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं या इतना ही दिखाता हूं आपको, क्या मीनिंग क्लियर है आपको? ऐसा सुनने से ही लगता है या पढ़ने से ही लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है ना? या तो इसके आगे या पीछे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। सेम इन दिस, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, तो फिर क्या? कुछ ना कुछ मिसिंग है ना? इनकम्प्लीट मीनिंग है। एज शी इज डूइंग आइल्स, जैसा कि वह आइल्स कर रही है, तो फिर ऐसा क्या है? फिर आगे क्या है ना? समथिंग इज मिसिंग। तो कुछ ना कुछ मिसिंग है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो इनको हम क्या नाम देंगे? डिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है? जिसमें मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं सिर्फ इतना आपको बोलूं या इतना दिखाऊं, यू में फेल, आप फेल हो सकते हो, तो मीनिंग तो क्लियर है। नीचे वाले का भी क्लियर है, आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, नीचे वाले का भी क्लियर है बिल्कुल लास्ट। सी कम्स टू करनाल, वह करनाल आती है। तो इधर इन सेंटेंसेस के मीनिंग क्लियर हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। इनके मीनिंग क्लियर नहीं है बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट क्लोजेस। बट अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इसमें, अगर हम कोमा ऐड कर दें यहाँ बीच में, इन सेंटेंसेस को हम एक ही बना दें। अब सारा पढ़ के देखो आप, इफ यू डू नॉट स्टडी कॉमा यू मे फेल, तो अब तो मीनिंग आ रहा है। अब तो इसका भी मीनिंग आ रहा है, उसका तो पहले भी था, अब इसका भी आ रहा है। अब इसको उसकी जरूरत है, उसको इसकी जरूरत नहीं है। दैट्स वाई उसका नाम है इंडिपेंडेंट और इसका नाम है
डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या होगी, अगर आप नहीं स्टडी करते हो तो आप फेल हो सकते हो। सिमिलरली नीचे वाला पढ़ो, बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, ये भी मीनिंगफुल है। अभी थर्ड देखते हैं, एज शी इज डूइंग आइल्स, जैसा कि या चूंकि क्योंकि वह आइल्स कर रही है इसलिए शी कम्स टू करनाल, इसलिए वह करनाल आती है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मिक्स हो जाते हैं तो मीनिंग निकल के आता है। उसका तो पहले भी था, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नहीं था, उसके साथ ऐड होने से ये भी मीनिंगफुल है। तो अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिक्स हो जाते हैं किसी भी एक सेंटेंस में तो वो आपका सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था इसका बैकग्राउंड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दोनों कोमा से जुड़े हैं। कोमा ना भी हो वैसे वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ के लिए मान सकते हैं, कोमा हो तो वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। इसके लिए क्या चाहिए, अगेन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनको देख लो आप ध्यान से क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अभी बार बार। तो यहाँ तक तो था इसका ग्रामेटिकल बैकग्राउंड which must be very clear to you hopefully। तो अब हम शुरुआत करते हैं with our very first in order to। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है इन ऑर्डर टू का, इट मीन्स के लिए, कोई भी काम करने के लिए, पर्पस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू। तो सेंटेंस कैसे होगा देखो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन कोमा वी शुड प्लांट ट्रीज। तो अभी आपने साथ साथ देखते चलना है कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर मैं सिर्फ आपको इतना बोलता, सेकंड वाला क्लॉज वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ लगाने चाहिए, तो दिस इज मीनिंगफुल है ना, कंप्लीट सेंस दे रहा है। कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये आपका है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको पढ़ो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए, यहां तक तो कोई मीनिंग नहीं है, तो कोई मीनिंग नहीं है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर दोनों को मिक्स कर दें, एक साथ कलेक्टिवली पढ़े तो बिल्कुल मीनिंगफुल है पूरा का पूरा सेंटेंस। इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ लगाने चाहिए। सो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वेरी इजी। चलो नीचे देखते हैं, इन ऑर्डर टू लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस परफेक्टली यू मस्ट फॉलो आइल्स एस्पिरेंट्स। तो ये मैंने थोड़ा सा कर दी यहाँ पे खराब सी क्रिएटिविटी, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को परफेक्टली सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये चैनल फॉलो करना चाहिए। चलो अगर हम इस क्लोज को देखें, यू मस्ट फॉलो आइल्स एस्पिरेंट्स, तो ये आपका कौन सा क्लोज हुआ, अपने आप में तो एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है और बहुत अच्छी सेंस दे रहा है जिसको आप मतलब फॉलो जरूर करना चाहिए इस बात को। तो ये आपका कौन सा क्लोज बना, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ऊपर वाला नहीं दे रहा है, तो दिस इज डिपेंडेंट। दोनों को मिक्स कर दिया, कॉमा के साथ कलेक्टिवली पढ़े, मीनिंगफुल भी है, सो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगेन दिस इज वेरी इजी एंड होपफुली इट मस्ट बी क्लियर। चलो सुड और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है, सुड होता है रिकमेंडेशन है ना, कि आपको ये काम करना चाहिए, मस्ट होता है ऑब्लिगेशन के लिए कि ये आपको जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट लिखा है, यू मस्ट फॉलो आइल्स एस्पिरेंट्स, और ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करना चाहिए, यू मस्ट मेक अदर्स फॉलो द आइल्स एस्पिरेंट्स। ओके, ट्राई करना कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाओ जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आइल्स कर रहे हैं ना, वो आर स्ट्रगलिंग इन दीज सेंटेंसेस। चलो जी, अब न्यूज़पेपर से कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो देखते हैं हम। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे सिर्फ, होपफुली आप देख पा रहे हो, ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो क्या है हमारा यहाँ पे सेंटेंस, ये देखते हैं इधर, ये आ गया हमारा शुरुआत में, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट, ये यहाँ पर खत्म है ये क्लोज। तो एक क्लोज तो ये खत्म हुआ कि ऐसा करने के लिए व्हाटएवर जो भी दे रखा है, और सेकंड है यहाँ से शुरू कि स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंट्रीब्यूटिंग, वो कंट्रीब्यूट करेगी। सो जो फर्स्ट है जिसमें इन ऑर्डर टू आया है वो है आपका डिपेंडेंट और नीचे वाला है आपका इंडिपेंडेंट, और दोनों मिक्स हो गए हैं तो ये यहाँ पर लिखो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इधर आते हैं, यहां से पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू चेक एनी डिस्क्रिपेंसीज इन हिज रिस्पॉन्स। डिस्क्रिपेंसी होता है कोई भी अंतर हो जाना, डिफरेंस। तो किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को चेक करने के लिए ही वाज आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस अगेन, उससे दोबारा वही क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कौन सा क्लोज है, अगर मैं पूछूं अगेन इन ऑर्डर टू आया है तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट होगा, और ये इंडिपेंडेंट है, उससे सेम क्वेश्चंस पूछे गए, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, दोनों मिक्स हो गए हैं तो अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, वेरी इजी। चलो आगे आते हैं, फिर फर्स्ट हमारा डन। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल आपको कराऊं और फिर हम बिल्कुल एडवांस की तरफ चलेंगे। सो दिस इज बेसिक टू एडवांस अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट अगर एडवांस के दिखाता हूँ तो मे बी आपके समझ ना आए, बट हाँ उन तक बिल्कुल जाएंगे हम आराम आराम से, धीरे धीरे से। अभी ये तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा इन ऑर्डर टू, आगे जो आएंगे उनमें कुछ गलतियां भी हैं जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड कर रखी होंगी,
फिर भी है ना, उनको देखने की जरूरत है। चलो ये भी इजी है पहले तो। सेकंड इज इंस्टेड ऑफ, इट मींस के बजाय, की बजाय, कि ये करने के बजाय ये होना चाहिए, है ना। ये कहाँ यूज करते हैं, कोई सजेशन हमको देना है ना, आपको ये करने के बजाय ये करना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए कि ऐसा करने के बजाय हमें ऐसा करना चाहिए। तो सॉल्यूशन और मेनली सजेशन के लिए इसको यूज करते हैं, मीनिंग होता है के बजाय। और हाँ एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इसके बाद वर्ब आती है तो वो आईएनजी की फॉर्म में ही होगी। दिखाऊंगा बिल्कुल यूज करके, न्यूज़पेपर के एग्जांपल भी होंगे इसमें। हाँ आपको यहां तक जानने की जरूरत है, इफ देयर इज अ वर्ब, अगर वो वर्ब है तो हम आईएनजी की फॉर्म में ही यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे देखते हैं, इंस्टेड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड दे शुड ईट हेल्दी फूड। मीनिंग क्या हुआ कि फास्ट फूड खाने की बजाय उन्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज है आपका दिस फर्स्ट, क्योंकि इसमें इंस्टेड ऑफ आ गया है ना, इंस्टेड ऑफ आ गया तो ये ऑलरेडी कंडीशन बताएगा और अपने आप में कंप्लीट नहीं मीनिंग होगा। ये अगर हम पढ़ें तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दे शुड ईट हेल्दी फूड, उन्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। और ये था आपका फिर डिपेंडेंट लिख लेते हैं, और ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट। तो दोनों अगर हम मिक्स कर दें कोमा के साथ तो दोनों मीनिंगफुल हैं, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वर्ब आती है तो आईएनजी की फॉर्म में, तो ईट क्या है, खाना एक वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है, तो आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते इंस्टेड ऑफ ईट, तो वो चीज है बिल्कुल गलत। ओके चलो सेकंड सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसे हम सिमिलर से सेंटेंस लिखते हैं, है ना, राइटिंग टास्क 2 में कई बार कुछ ऐसा सा आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं, पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन प्राइवेट व्हीकल्स। बट इसी चीज को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ। अगेन देखो यहाँ पे वर्ब है, यूज इस्तेमाल करना, एक्शन है, क्रिया है, तो यूजिंग ही होगा, इंस्टेड ऑफ यूज नहीं हो सकता। ओके और इसमें जानने लायक, हाँ ऐसा भी हो सकता है हम इंस्टेड ऑफ को बीच में लिख दें, पीपल से ही शुरू करें, पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स। वो भी ग्रामेटिकली ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही माना जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको बीच में डाल देंगे तो कॉमा नहीं यूज कर पाएंगे, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज, वो आपका गेम खत्म हो सकता है। तो ट्राई करो कि इसको शुरुआत में ही लिखो। हाँ हालांकि वो भी ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि ये शुरुआत में होना चाहिए। ठीक है चलो 2 हो गए हमारे, देन आते हैं थर्ड पे। खैर थर्ड पे आने से पहले इसके एग्जांपल फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। चलो यहाँ से पढ़ते हैं जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है, इंस्टेड ऑफ मार्चिंग ऑन इस्लामाबाद टू फोर्स। अच्छा ऊपर से थे सेंटेंस, सॉरी यहाँ से है, यहाँ से His party had decided whatever, उसकी पार्टी ने डिसाइड कर लिया था रिजाइन देने का। तो इंस्टेड ऑफ ये करने के बजाय, मतलब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था ये करने के बजाय, मार्चिंग ऑन मतलब रुक करना इस्लामाबाद की तरफ। ठीक है तो ये आपका क्लोज कौन सा होगा, डिपेंडेंट ऊपर वाला, इंडिपेंडेंट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देखते हैं इधर, ये कहाँ से पढ़ना है हमें। हाँ ये तो इसमें देखो वर्ब नहीं है, तो मार्च करना ये तो एक वर्ब है, एक्शन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या नाम दे रखा है, युजवेंद्र चहल, ये क्रिकेटर है ना, हरियाणा का बहुत शरारती। तो इसके पीछे तो आईएनजी नहीं लगा सकते हम, ये पहले ही खराब है और इसका आईएनजी लग के बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो एज इट इज अ नाउन, तो नाउन के पीछे हम आईएनजी नहीं यूज करेंगे। ठीक है बस ये सिंपल सी बात आपको बतानी है। चलो जाके आ जाते हैं फिर, दिस इज आवर थर्ड, जिसमें हमें को यूज करना है इफ। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, अगर, मगर, कंडीशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। और हिंदी में हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें इफ आता हो, वहां हमको तो बोलना पड़ेगा वहां पे हिंदी में। अगर तुम आओगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो बोलना पड़ेगा। तो के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, वेरी इजी, देन। ओके चलो ये सेंटेंस क्या है, अब से थोड़ा सा टफ शुरू है, यहाँ से थोड़े से मुश्किल शुरू है, तो इनमें कुछ एरर्स हो सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो हम देखते चलेंगे अब साथ साथ। चलो जैसे ये सेंटेंस है हिंदी में, अगर तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा। अगर आ गया इफ तो यूज करेंगे ही, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, इफ यू विल कम देन आई विल कम, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। और इसमें एक गलती नहीं है, 2 गलती। पहली गलती तो क्या है, जो आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा कि विल कैन नॉट बी यूज्ड विद इफ। जब हम इफ यूज करते हैं, इफ वाले क्लॉज में हम विल नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये विल कटेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपको लगेगा सर आओगे, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की आओगे, बट ऐसा नहीं है, ये कंडीशन है। जब कंडीशन होती है तो प्रॉपर फ्यूचर नहीं होता, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ यू कम देन आई विल कम। तो एक गलती तो मैंने आपको बताई जो कि लिखी हुई है। सेकंड क्या है, थोड़ा सा आप देखो इसकी तरफ कि क्या गलती है, फिर मैं बताता हूँ। आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो, है ना, देखने का, और फिर देखोगे जो मैंने बताया और आपने सोचा था क्या वो सेम है। चलो मैं बता देता हूँ।
क्लोज देखते हैं, ये कौन सा क्लोज है, इफ यू कम, अगर तुम आते हो या अगर तुम आओगे, कंडीशन है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट। और अगर हम यहां से पढ़े देन समेत पढ़े, देन आई विल कम, तो मैं आऊंगा, तो अगर मैं खाली इतना बोलूं तो मैं आऊंगा, तो कंप्लीट सेंस तो ये भी नहीं है, तो ये भी आपका डिपेंडेंट। और जो मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बैकग्राउंड इसीलिए समझाया था कि आपको यहाँ वो क्लैरिटी मिले, वो चीज जो सीखी थी क्लोज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगी। तो अगर मैं बोलता हूं तो मैं आऊंगा, तो ये भी डिपेंडेंट है, हमें क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट, तो या तो ये इफ हटेगा यहाँ से या फिर ये देन हटेगा। इफ तो हटा ही नहीं सकते, इफ तो मेन है यहाँ पर, इसके बिना तो मीनिंग ही पूरा चेंज हो सकता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इस देन को हटा दें यहाँ से, ठीक है बात। तो हमको देन हटाना पड़ेगा। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, देन बिल्कुल परफेक्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो वहां पर आपको देन नहीं लिखना चाहिए। और अगर आप ये सेम सेंटेंस स्पीकिंग में ट्राई कर रहे हो, आइल्स की स्पीकिंग में, तो वहां तो आप उसको एग्जामिनर को नहीं बता सकते कि यहाँ पर कोमा है, तो उसको आप कैसे बताओगे, वहां तो आपको देन ही यूज करना है, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो आप हल्का सा पॉज लो या फिर आप देन यूज करो, ठीक है ना, तो वहां आप कर सकते हो, बट राइटिंग में आप ध्यान रखो कि देन आप ना यूज करो, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड आपको इसीलिए बताया था कि ये चीज आपको हेल्प करे, और ये तो अभी शुरुआत है, बाकी के जितने आएंगे ना उनमें आपको काफी हेल्प होगी। चलो नीचे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, इफ गवर्नमेंट ट्राइज टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉ देन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अगर गवर्नमेंट ट्राई करती है नए लॉज को इंट्रोड्यूस करने का, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा क्लोज है यहाँ पर, डिपेंडेंट, और देन आ गया, तो ये भी डिपेंडेंट, हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए, इफ को नहीं हटाएंगे, देन को हटाएंगे, तो देन आपका हट गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इफ को कैसे यूज किया गया है, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस आपके सामने, ये अलग है वो अलग है, वहां से पढ़ेंगे पहले। द ऑर्डिनेंस विल लैप्स ऑन संडे इफ द गवर्नर डजंट गिव हिज एसेंट टू द प्रोहिबिशन व्हाटएवर, जो भी है। तो ऑर्डिनेंस जो है लैप्स कर जाएगा संडे को। लैप्स का मतलब या तो होता है बंद हो जाना, या इसका मतलब होता है वीकन, कमजोर हो जाना। तो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो आपका मतलब खत्म हो सकता है अगर इफ द गवर्नर डजंट गिव हिज एसेंट, एसेंट होता है सहमति, अगर गवर्नर अपनी सहमति नहीं देता है, तो यहाँ पर विल नॉट गिव नहीं हो सकता क्योंकि इफ वाला क्लोज है, और ये बीच में भी आ सकता है जैसे इन्होंने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या ट्राई करना है, इफ शुरुआत में होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा आपको। चलो जिधर देखते हैं फिर, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू इवन वर्क फॉर 2 hours फॉर द कंट्री, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप ऐसा करो, तो ऐसा नहीं हो सकता इफ यू विल वर्क, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इफ वाले क्लोज में हम विल तो यूज करते ही नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि हम इफ वाले क्लोज में कभी भी विल यूज नहीं कर सकते, यूज कर भी सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हर जगह होते हैं, तो लैंग्वेज में भी होते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि नहीं होगा, अब आप कह रहे हो सकता है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको जानने की जरूरत है, नहीं जानोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। हाँ वैसे आइल्स में तो इतना जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर जान लोगे तो अच्छा ही है, अगर जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा आपको पता चल जाए तो क्या दिक्कत है। भैया क्या कर रहे हो कुछ, चलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो शुरू करते हैं फिर। इफ कैसे आ सकता है, इफ जब आ सकता है, मतलब विल तब आ सकता है इफ के साथ में जब हम इफ को यूज करें डाउट बताने के लिए कि मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, है ना, इन दैट केस वी कैन यूज विल। देखो एक सेंटेंस है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई डोंट नो इफ ही विल कम, दोनों का मतलब सेम है। ग्रामेटिकली थोड़ा सा क्या होता है कि वेदर के साथ आप और यूज कर सकते हो, और अगर आपको सेम चीज में इफ यूज करना है तो आप कर सकते हो, बट आगे आप और नॉट नहीं बोल सकते, ये ग्रामर का थोड़ा हल्का सा रूल है, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम है। अब यहाँ आप देखो इफ के साथ यहाँ पर तो विल आया है, बिल्कुल आया है ना, तो इफ के साथ विल आ सकता है जब वो इफ डाउट बता रहा हो, जब इफ आपका कंडीशन बता रहा है उस केस में हम यूज नहीं कर सकते, जो हमने पिछली 2 स्लाइड्स में देखा, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, और वैसे आइल्स में जो मैंने आपको बताया इतना जरूरी नहीं है, आपको विल यूज नहीं करना, क्योंकि आप इस प्रकार के तो सेंटेंस लिखोगे ही नहीं, ठीक है। बट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं आप बोलोगे सर देखो आपने बोला था नहीं आ सकता, ये आया है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दी। चलो जी लास्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो अदरवाइज लेंथी हो सकती है। चलो अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस मीन्स जब तक नहीं, ओके। इसमें आपके 2 एरर हो सकते हैं, वो क्या है वैसे आपने पढ़ ली होंगे, बट पहले ये सेंटेंस पे आते हैं फिर देखेंगे। तो जब तक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ये सेंटेंस हम लिखते हैं, बोलते भी हैं, कैसे करेंगे, वी हैव टू यूज अनलेस। तो सेंटेंस है अनलेस यू विल नॉट स्टार्ट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ट्रांसलेशन है हिंदी में
कि जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो हिंदी में देखो नहीं भी आ रहा है, जब तक आप शुरू नहीं करोगे, नहीं आ गया, दूसरा गागेगी आ गया, मीन्स विल आना चाहिए। जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो गागेगी भी है, विल आना चाहिए, नहीं है नोट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अनलेस के साथ ना तो आप यूज करोगे विल, ना आप यूज करोगे नोट। तो फिर हम यूज कैसे करेंगे? कुछ चेंज नहीं करना, बस इन दोनों को रब कर देना है, सेंटेंस एज इट इज आपका रहेगा। अनलेस यू स्टार्ट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। जब तक आप शुरू नहीं करते हो आप जो है कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यहाँ जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इफ वाले में, इफ वाले क्लोज में विल नहीं आएगा, दूसरे में आ सकता है, क्योंकि इफ और अनलेस का होल्ड जो है अपने वाले क्लोज पे है, दूसरे वाले क्लोज पर उसका कोई होल्ड नहीं है। ठीक है, तो वहां नोट आ सकता है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाले में नहीं आपको डालना, ठीक है। और नोट तो इसलिए नहीं आया क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव कैसे? जैसे मेरे को बोलना है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, तो कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा नोबडी विल नॉट गो आउट, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नोबडी क्या है? ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव है तो हम नोट नहीं यूज करेंगे। नोट इसलिए आपका कटा, विल इसलिए कटेगा क्योंकि अनलेस जो है कंडीशन बताता है। कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कंडीशन बताती है उसके साथ में विल नहीं आ सकता, क्योंकि वो रियल सिचुएशन नहीं है, अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, चलो नीचे पढ़ते हैं। अनलेस क्रिमिनल्स आर पेनलाइज्ड क्राइम रेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कि जब तक क्रिमिनल्स को पेनलाइज नहीं किया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा, है ना, उनको सजा नहीं दी जाएगी, तब तक क्राइम रेट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों भी आपके कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे हैं वही आपने देखना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। क्राइम रेट को कम नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट। जब तक ऐसा नहीं होगा, तो ये तो जब तक आ गया है ना, इसमें तो आ ही नहीं सकती कंप्लीट सेंस, तो ये आपका डिपेंडेंट। ओवरऑल क्या हो गया आपका? कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलो इसमें गलतियां क्या थी? एक आपको बताया विल नहीं यूज करना, नोट नहीं यूज करना। चलो अगेन देखते हैं न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स। ओके, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता चलता रहे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। चलो, अनलेस द बैकलॉग इज क्लियर, जब तक बैकलॉग को क्लियर नहीं किया जाता तब तक व्हाटएवर। तो दूसरे वाले क्लोज में विल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले में नहीं आ सकता बस, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका विल। यहाँ पे तो नोट भी आ सकता है, यहाँ पर ना विल आएगा ना नोट आएगा, देखो दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इधर देखते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है, होपफुली आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा सेंटेंस है। प्लांटर्स इन दार्जिलिंग से, ये असम में जगह है शायद। अनलेस, यहाँ से पढ़ेंगे, अनलेस द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फ्लक्स ऑफ ट्री फ्रॉम नेपाल, जब तक गवर्नमेंट जो है नेपाल से टी का जो इन्फ्लक्स है, अराइवल है, आज हम पढ़ भी रहे थे क्लास में, है ना, इस वर्ड को इन्फ्लक्स होता है अराइवल ऑफ समथिंग। ओके, तो जब तक टी का अराइवल रोका नहीं जाता नेपाल से, तो यहाँ पर नेगेटिव की बात है, लेकिन नोट नहीं यूज किया क्योंकि ऑलरेडी नोट, विल भी नहीं आया। ओके, दूसरे में आ सकता है, जो मर्जी आप डालो, कि दार्जिलिंग टी को सेव नहीं किया जा सकता, है ना, वहां पे तो नोट आ ही सकता है। और मैंने आपको बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि कैन नोट को हम इकट्ठा ही लिखते हैं, ये देखो, कैन और नोट के बीच में गैप नहीं आ सकता। ओके, तो ऊपर वाला कौन सा क्लोज हुआ आपका? डिपेंडेंट, और नीचे वाला इंडिपेंडेंट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, चलो नीचे आ जाते हैं, फिर कुछ बचा है तो। चलो, नथिंग इज लेफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और ये काम आपने जरूर करना है, यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी आइल्स कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इतने भी सिंपल नहीं होते हैं। अगर एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही सिंपल है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें हम बाकी के डिस्कस करेंगे। 12th है, 4th हम 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 18 रेस्ट ऑफ वीडियोस। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।